हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेंगे तो आप पेपर में आसानी से पास हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये हिंदी में आपको मैं समझाने वाला हूँ और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब देखिए, मैं इसको हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाले बोल रहे थे कि भैया हिंदी में बना दीजिए। अब देखिए, मैंने आपको जो वीडियो बना रखी है ना, मैंने दोनों के लिए बना रखी है, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। क्योंकि देखिए, मैंने सब हिंदी में समझाया और आपको पीडीएफ भी हिंदी में दे रखी है, तो मैंने एक ही वीडियो से दोनों वाले बच्चों को कवर कर दिया है। लेकिन अब ये वाली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हिंदी वालों को अच्छे से समझ आ जाए, और अगर जो इंग्लिश वाला बच्चा है वो आसानी से जाके टेलीग्राम पे पीडीएफ ले सकता है इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य की व्याख्या करें। मतलब हमें बताना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, इसका क्या काम है, इसकी क्या जरूरत है, उसके बारे में हमें बताना है। अब देखिए, मैं अपनी वीडियो में आपको सब तो पढ़ा ही चुका हूँ, तो मैं बस आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताने वाला हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस लिए जरूरी है? ताकि प्रतिभा अधिग्रहण हो सके। इसका मतलब ये कि अच्छा से अच्छा जो टैलेंट है ना, वो कंपनी में आ सके, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जरूरी होता है। दूसरा कारण है कर्मचारी विकास, यानी जो एम्प्लॉय है ना, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और तीसरा कारण है प्रदर्शन प्रबंधन। इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि मतलब जो एम्प्लॉय है ना, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, उसमें उसको सुधार करना और उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करना। अगला कार्य है मुआवजा और लाभ। मतलब देखिए, अब जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, नहीं मुआवजा भी मिलेगा और कई सारे बेनिफिट्स यानी लाभ भी मिलेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि वो एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखे, वो कैसा काम कर रहा है, उसके काम का मूल्यांकन करे और उसके हिसाब से उसको मुआवजा और लाभ दे। अगला कार्य है कर्मचारी संबंध और जुड़ाव। अब देखिए, कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉइज होते हैं, अब उनके बीच में अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करना, उनके बीच में आपस में मतलब एक संबंध बनाए रखना, तो ये किसका काम होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है, ताकि वो जितना भी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जितने भी एम्प्लॉय है, उनके बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे। तो ये तो हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, नौकरी विवरण और विशिष्टता के बीच का अंतर बताइए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। ये है जो मैंने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ाया था ना, वो है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। तो देखिए, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, यानी जो नौकरी विवरण होता है, उसमें नौकरी के बारे में बताया जाता है कि नौकरी कहाँ पर है ना, जॉब किधर है, कैसी है, कहाँ पर है, क्या करना है जॉब में। तो जॉब के बारे में उसको क्या क्या ऐसी क्वालिटी स्किल्स या एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बारे में, मतलब जॉब के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन में यानी नौकरी विवरण में लिखा रहता है। वहीं पर अगर हम नौकरी विशिष्टता की बात करें तो जॉब स्पेसिफिकेशन में ये बताया जाता है कि जॉब को लेने के लिए आप में कौन कौन सी स्किल, नॉलेज या क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। तो इसमें ये बताया जाता है, तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भर्ती की आंतरिक विधियों को विस्तार से आपको बताना है। तो देखिए, भर्ती का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, यानी जब आपका सिलेक्शन किया जाता है एम्प्लॉय के लिए, तो सिलेक्शन करते वक्त कौन कौन से मेथड प्रोसेसेस किए जाते हैं, तो उसको आपको विस्तार में बताना है। तो देखिए, कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे कि आंतरिक नौकरी पोस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, ऐसे मतलब जो जॉब खाली होती है ना, जो पोस्ट खाली होती है, तो अंदर से ही उस पोस्ट को भर देना, बाहर से किसी व्यक्ति को सेलेक्ट ना करना, है ना। कोई अगर कर्मचारी है, उसी को कोई पोस्ट दे देना, अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है ना, उसी को वो पोस्ट मिल जाना, तो इसे बोलते हैं आंतरिक नौकरी पोस्टिंग। दूसरा होता है कर्मचारी रेफरल। अब देखिए, इसमें क्या होता है, अगर कोई पोस्ट खाली है ना, कोई जॉब खाली है, तो कोई कर्मचारी जो पहले से कंपनी में काम कर रहा है, वो अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, फ्रेंड को ले आया और उस पोस्ट में उसको ज्वाइन करवा दिया, तो ये तो हो गया कर्मचारी रेफरल। और अगला तरीका होता है प्रतिभा पुल या उत्तराधिकार योजना माध्यम। अब देखिए, इसमें क्या होता है, अगर कोई हाई पोस्ट है और वो खाली है, अब उसको भरना है, तो जो कंपनी है ना, उसके पास पहले से इतने सारे टैलेंटेड एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास एक मतलब पूरा पूल होता है ना। पूल का यहाँ से मतलब बहुत सारे टैलेंटेड एम्प्लॉय। तो अब क्या करेगी जो कंपनी होती है, उन्हीं में से कोई ऐसा अच्छा बंदा सेलेक्ट करेगी और उसको पोस्ट पे बिठा देगी। तो इसमें यही होता है कि जो कंपनी है ना, अपने अंदर से कोई टैलेंटेड जो एम्प्लॉय होती है, उसको जॉब पर रख लेती है, बड़ी पोस्ट पे दे देती है। अब वो ट्रांसफर करके कर सकती है ना, ट्रांसफर कर सकती है, प्रमोशन कर सकती है ना। ऐसे करके वो जो हाई पोस्ट की जॉब होती है, उनको भर सकती है। अब अगला तरीका होता है आंतरिक नेटवर्किंग और प्रतिभा की पहचान। अब देखिए, आंतरिक या नेटवर्क यानी इंटरनल नेटवर्किंग से मतलब यहाँ पे है, जो कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके जो भी रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई बहन है, तो उनके नेटवर्क में अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो जॉब के लिए बढ़िया है, तो उसमें उसको दे देना जॉब। तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि ये जॉब खाली है, अगर आपके जान पहचान में कोई है तो उसको ये जॉब हम दे सकते हैं, ना। तो ऐसे भी कंपनी जो जॉब को वो भर सकती है।
तो मतलब इससे ये फायदा हो जाता है कि कंपनी को ऐसा एम्प्लॉय मिल जाता है जिसकी जान पहचान होती है ना, एक आइडेंटिफिकेशन वाला जो एम्प्लॉय होता है वो मिल जाता है। अगला तरीका होता है प्रदर्शन प्रबंधन और प्रोन्नति। तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और प्रमोशन। तो अब देखिए, जैसी जो हाई पोस्ट की जॉब खाली होती है, मान लीजिए कोई हाई पोस्ट पे बैठा है, वो रिटायर हो गया, वो जॉब खाली हो गई, तो वहां पे आप किसको बैठाएंगे? उसी एम्प्लॉय को देंगे जिसका प्रमोशन हुआ होगा। तो एम्प्लॉय का प्रमोशन करके जो हाई पोस्ट होती है उनको भरा जाता है। अगला तरीका होता है ट्रांसफर, जिसे हम स्थानांतरण भी बोलते हैं, है ना। अब मान लीजिए कंपनी की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, कहीं पर जॉब खाली हो गई है ना, वहां पे किसी एम्प्लॉय को भेजना है, तो दूसरी ब्रांच से उठाकर कंपनी उस ब्रांच में ट्रांसफर कर देती है और जॉब को फिल कर देती है। और आखिरी तरीका है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम। अब देखिए, कंपनी को अगर कोई जॉब पे किसी को रखना है, कि अच्छे बंदे को रखना है, तो क्या करती है, वो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती है ना, और उनको प्रशिक्षण देती है, उनकी परफॉर्मेंस को डेवलप करती है, कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है ताकि जो एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सके, और फिर जब उनकी परफॉर्मेंस सुधर जाती है तो उनको फिर वो जॉब दे देते हैं। तो ये सारे जितने भी मेथड मैंने आपको बताए, ये सारे इंटरनल मेथड थे। और जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको दो टाइप के पढ़ाए थे ना, एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। बाहर बाहर से भी हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, फिर लोग अप्लाई करते हैं, फिर हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, जब जाके फिर एक्सटर्नल वाले का, यानी बाहर वाले का सिलेक्शन हो पाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, चयन की प्रमुख बाधाओं के बारे में हमें बताना है। यानी जब हम सिलेक्शन करते हैं ना, तो सिलेक्शन करते वक्त हमारे कौन कौन से हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं बीच में। तो देखिए, पहला है सीमित मूल्यांकन के अवसर। अब देखिए, जो सिलेक्शन कमीशन होता है, जो लोगों को चुनता है, तो उसके पास ना बहुत सारे मतलब एप्लीकेंट्स आते हैं, यानी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। तो हर एक का तो मूल्यांकन नहीं कर सकते, है ना, हर एक का असेसमेंट नहीं ले सकते कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, मतलब हर एक का इंटरव्यू लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसलिए उनके पास क्या होते हैं, सीमित मूल्यांकन के अवसर होते हैं, यानी बस उनके कुछ तरीके होते हैं, उनकी वजह से वो जल्दी जल्दी मूल्यांकन कर लेते हैं। अगली मुश्किल आती है व्यक्ति परकता और पूर्वाग्रह। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सिलेक्शन कमीशन होता है, जो लोगों को चुनता है, अब उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि एक एक का अच्छे से इंटरव्यू ले सके और उसको फिर ज्वाइन करे। उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट है, उनको जल्दी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करना है ना, जॉब भी तो भरनी है। तो वो ऐसे में क्या करते हैं, वो कुछ नोटिस करते हैं, जैसे कि उसका हेयर स्टाइल कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, वो तीन चार चीजें नोट करते हैं और ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सिलेक्ट करते हैं ना, तो ऐसे में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आ सकते हैं जो वो गलत गलत सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि वो बस एक ही चीज देखे जा रहे हैं, मान लीजिए उसकी उम्र देखे जा रहे हैं या कभी उसका ड्रेसिंग सेंस देखे जा रहे हैं ना, उसको एक टाइप से देखकर उनको सेलेक्ट करे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है ना, जो सिलेक्शन कमीशन है, उसके बारे में ना गलत धारणा बन सकती है लोगों के प्रति, है ना, कि ये अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये लड़के लड़कियों को सिलेक्ट कर रहे हैं, लड़कों को सिलेक्ट नहीं कर रहे। कभी कभार ऐसी धारणा भी बन जाती है। तो ये भी एक टाइप से सिलेक्शन कमीशन के लिए ना एक मुश्किल का काम करती है। अब देखिए, अगली मुश्किल है अपर्याप्त मूल्यांकन उपकरण। अब देखिए, जो सिलेक्शन कमीशन है, जो सेलेक्ट करता है लोगों को, उनके पास ऐसे कई सारे टूल भी तो होने चाहिए, है ना, मतलब उनके पास पूरे रिकॉर्ड्स होने चाहिए या क्वेश्चन लिखे होने चाहिए कि हमें लोगों से क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ना, ये सब मतलब टूल्स वगैरह होते हैं, मतलब लोगों को चयन करने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं और जो पैरामीटर सेट किए जाते हैं, अगर उनकी कमी होती है, उनके पास ये प्रॉपर चीजें नहीं होती है, क्वेश्चन वगैरह प्रॉपर नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो वो व्यक्ति सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे और गलत गलत एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। अगली मुसीबत आती है समय और संसाधन की कमी। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे तो नहीं है 10-20 होते हैं, हजारों में होते हैं, कभी कभार लाखों में भी होते हैं। तो ऐसे में समय बहुत कम होता है, तो ऐसे में वो जल्दी जल्दी प्रोसेस करते हैं, है ना, और संसाधन की भी कमी होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो कभी कभार उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है कि कैसे अच्छे जो कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग है, उनको सेलेक्ट करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक राष्ट्रीय उद्यम और कंपनी स्तर पर मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता पर चर्चा करें। तो देखिए, इसमें आपको बताना है, जैसे कि वैश्विक यानी ग्लोबल स्तर पर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसकी क्या जरूरत है। फिर आपको बताना है कि राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पर क्या जरूरत है। फिर आपको बताना है उद्योग यानी इंडस्ट्री लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या जरूरत है। फिर आपको बताना है कंपनी स्तर पर यानी कंपनी लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या जरूरत है। तो देखिए, आंसर मैंने सबके दे रखे हैं, तो आप आंसर पढ़ सकते हैं, मेरा काम है बस आपको क्वेश्चन समझाना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विभिन्न ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण विधियों पर चर्चा करें और प्रशिक्षण विधियों के गुण और दोष पर चर्चा करें, यानी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको याद होगा, मैंने ऑन द जॉब क्या बताया था कि जॉब पर रहते रहते जॉब के बारे में ट्रेनिंग लेना, है ना, ऑन द जॉब उसे कहते हैं। और ऑफ द जॉब जब आप बाहर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं फिर कंपनी में काम करते हैं, उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब। तो ये होता है दोनों में अंतर। तो अब आपको इनकी क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है उनके बारे में भी आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे आंसर दे रखा है, यहाँ पे आपको सब बताया गया है, इनके गुण क्या है और अवगुण क्या है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा स्थानांतरण, जिसे हम ट्रांसफर बोलते हैं, है ना।
तो ट्रांसफर की प्रकृति एवं उद्देश्य स्पष्ट करें। अब आपको बताना है जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है ना, जब एक कंपनी से जब एक व्यक्ति को दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसकी प्रकृति यानी नेचर के बारे में भी आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि जो ट्रांसफर है ये कितने प्रकार का होता है, तो कितने टाइप का ट्रांसफर होता है आपको ये बताना है। फिर आपको बताना है स्थानांतरण और पृथक्करण शब्द को परिभाषित करें और उनके निहितार्थ बताएं। यानी जो ट्रांसफर है और जो पृथक्करण है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेशन और ट्रांसफर। यानी जो ट्रांसफर देखिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेज देना, और सेपरेशन मतलब कंपनी से व्यक्ति को अलग कर देना, कर्मचारियों को। तो इन दोनों में आपको इनको परिभाषित भी करना है और इनके बीच में अंतर भी आपको बताना है। दोबारा बता देता हूँ, ट्रांसफर मतलब व्यक्ति कंपनी में ही रहता है, बस दूसरी ब्रांच में चले जाता है। और पृथक्करण यानी सेपरेशन में क्या होता है, उसका टर्मिनेशन हो जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा योग्यता, वरिष्ठता और योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नीति के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। तो देखिए पदोन्नति मतलब होता है प्रमोशन। तो आपको बताना है कि जो प्रमोशन किया जाता है जब योग्यता के आधार पर यानी जब मेरिट के आधार पर, जब टेस्ट लिया जाता है, जो इसकी हाईएस्ट जो रैंक आती है उसके हिसाब से। वरिष्ठता यानी सीनियरिटी, जिसकी सबसे ज्यादा उम्र है यानी जो सीनियर है उसको जॉब मिलनी चाहिए। या योग्यता सह वरिष्ठता, जिसे हम बोलते हैं मेरिट कम सीनियरिटी। अब उसके बीच मतलब बेस पे आपको चर्चा करनी है कि मतलब जो कंपनी जब सेलेक्ट करती है एम्प्लॉयज को तो किनके बेस पे करे, मेरिट के बेस पे या उम्र के हिसाब से करे या इन दोनों के हिसाब से करे। तो इन जब अगर मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि मेरिट के आधार पर करें तो आपको बताना है कि मेरिट के क्या फायदे और क्या नुकसान है। अगर आप कहते हैं कि वरिष्ठता यानी सीनियोरिटी के हिसाब से करना चाहिए, मतलब जो जिसकी ज्यादा उम्र है उसको पहले जॉब मिलनी चाहिए, अगर उसके आधार पर करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं, तो ये सब चीजें आपको बतानी है और ये सब मैंने आपको आंसर में दी हुई है, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है विभिन्न पूर्वानुमान तकनीकों का वर्णन करें और मानव संसाधन नियोजन के बारे में इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जा रहा है, आपको वो बताना है। तो देखिए इसका मतलब होता है फोरकास्टिंग टेक्निक, है ना। फोरकास्टिंग टेक्निक में आपको बताना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये कैसे फायदेमंद है, कैसे इस्तेमाल में आती है फोरकास्टिंग करते समय। तो देखिए जो पूर्वानुमान तकनीक है इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, है ना, फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। तो जब फ्यूचर प्लानिंग हम करते हैं उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कैसे हेल्प करनी है, तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर देखिए ये बताने के बाद फिर आपको ये भी बताना है कि जो मांग पूर्वानुमान में आने वाले जो मुद्दे हैं उनकी व्याख्या करनी है। फिर आपको बताना है जो मांग पूर्वानुमान में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों को बार आपको चर्चा करनी है। अब देखिए जो मांग पूर्वानुमान है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। तो आपको बताना है कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है इसके अंदर कौन कौन से मुद्दे यानी कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजनल रीस्ट्रक्चरिंग, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना, मर्ज करना, दो कंपनियों को आपस में मर्ज कर देना। एक्वाइजेशन, है ना, कोई छोटी कंपनी है उस पर एक्वाइजेशन कर लेना, छोटी कंपनी को खरीद लेना। ऐसे जो बड़े बड़े जो वो होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो आंसर दिया हुआ है और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है मानव संसाधन नियोजन को परिभाषित करें, यानी आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताना है। फिर आपको बताना है मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों का व्याख्या करें। मतलब देखिए जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं उनके बारे में आपको अब एक्सप्लेन करना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण से आपका क्या तात्पर्य है, इसका मतलब होता है ट्रेनिंग। अब आपको बताना है ट्रेनिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है। फिर आपको बताना है इसकी आवश्यकता एवं महत्व। अब आपको इसकी बतानी है इंपॉर्टेंस क्या पे, मतलब जो नया एम्प्लॉय आता है उसको ट्रेनिंग देने के लिए क्या जरूरत होती है ना, क्यों जरूरत होती है और इसकी क्या जरूरत है, मतलब नीड क्यों है इसकी, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। तो देखिए जैसे कि जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जो भी चैप्टर है, जैसे कि जॉब एनालिसिस हो गया, ट्रेनिंग वगैरह हो गया, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब ये जितनी भी चीजें जो मेन टॉपिक है ना इनको तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक ना क्वेश्चन तो उससे आएगा ही परफॉर्मेंस अप्रेजल से, और आ भी रखा है क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन उठाए ना सारे पेपर से ही उठाए हैं, तो ये आ रखे हैं सारे क्वेश्चन। तो जो जितनी भी हेडिंग्स आपको मिल रही है ना, जितनी भी यूनिट्स है उसके जो टॉपिक्स और हेडिंग्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारी पढ़कर जाइएगा। और देखिए जैसा कि आपको याद होगा जब मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा रहा तो मैंने उसमें कई सारे आपको एक्ट्स पढ़ाए थे ना, जो आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि अब इसमें कई सारे एक्ट्स भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के बारे में आपको बताना है। तो आपको याद होगा मैंने कई सारे आपको एक्ट्स के बारे में बताया था, तो वो जो एक्ट्स मैंने आपको बताया ना वो सारे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उनमें से कोई भी दो चार एक्ट्स आपसे पूछ सकता है। तो देखिए जैसे कि इसमें आपको बताना है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के बारे में बताना है कि ये कब लागू हुआ और इसके अंदर कितना वेतन दिया जाता है, मिनिमम कितना वेतन दिया जाता है जो एम्प्लॉय होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ग्रेजुएट होता है तो उसको कम से कम 25,000 तक तो मिनिमम मिलना चाहिए हर नौकरी में, जैसे कि ये तय किया गया है। तो और भी सारे ऐसे अधिनियम है तो उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निष्पादन मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन करें। मतलब अब आपको बताना है जो निष्पादन मूल्यांकन है उसका तात्पर्य क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है।
तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी लिख कर रख लीजिए, पेपर में आएगा ही आएगा 100%। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर तो आने ही वाला है, जो निष्पादन मूल्यांकन यानी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और ये आएगा ही आएगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या देखा जाता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखा जाता है और फिर उसका मूल्यांकन करने के बाद उसमें कितनी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, फिर उसको देखा जाता है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है औद्योगिक श्रमिक यानी जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं उनकी हेल्थ को लेकर, है ना, जो अधिनियम बनाया गया है उसका नाम है कारखाना अधिनियम 1948। तो इसके प्रावधान के बारे में आपको अच्छे से बताना है। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ जितने भी एक्ट है ना सारे पढ़कर जाइएगा। तो इस प्रावधान में क्या बताया गया है, जो कर्मचारी ना जो वर्कर इंडस्ट्रियल उसके स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या प्रावधान उसमें जोड़े गए हैं, जैसे कि जो कंपनी है उनको उनका इंश्योरेंस लेना चाहिए, है ना, उनको मिनिमम इतना वेतन देना चाहिए और उनके स्वास्थ्य के लिए कई सारे बेनिफिट्स देने चाहिए, है ना। तो ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब औद्योगिक विवाद को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा रखा है ना। तो इसमें बताना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं और कौन कौन से डिस्प्यूट्स इसमें आते हैं, कितने टाइप के डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये सब आपको इसमें बताना है। और देखिए जो कारण है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के क्या क्या कारण है ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, है ना, क्या क्या कारण होते हैं वो सब आपको बताने हैं। जैसे कि देखिए वेतन विवाद, है ना, सैलरी से लेके कोई डिस्प्यूट्स हो सकता है। अनुचित व्यवहार, है ना, कोई अगर गंदा व्यवहार करे उसकी वजह से डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना। और खराब कर्मचारी स्थिति, कोई ऐसा जो कर्मचारी है जिसकी खराब स्थिति है उसकी वजह से विवाद हो सकता है। तो कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से विवाद हो सकता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपको ना शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकते हैं ना, कोई भी आपको एक टॉपिक दे देंगे और उस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, जैसे कि सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। अब उसके बारे में आपको परिभाषित करना है, उसके बारे में हर चीज बतानी, शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको कोई भी ना ऐसा वर्ड दे देंगे उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे सोशलाइजेशन दे दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दे दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दे दिया, है ना, शॉर्ट नोट लिख देंगे, तीन चार इकट्ठे आपको दे देंगे, उस पर लिखना होगा। तो देखिए सोशलाइजेशन तो मैंने आपको पढ़ाया था ना। समाजीकरण क्या होता है, जब कोई नया व्यक्ति कोई नया एम्प्लॉय कंपनी में आता है तो उसे समाज में घुलना मिलना होता है। तो वो घुलने मिलने के लिए क्या क्या करता है, बातचीत करता है ना, लोगों से कोऑर्डिनेशन बिठाता है, बातचीत करता है, सबसे पहले उनके काम को समझता है, उनके बारे में जानता है, अपने आप को घुलता मिलता है ना। तो इसी को कहते हैं सोशलाइजेशन, जब जो नया व्यक्ति है समाज में घुलता मिलता है उसे कहते हैं समाजीकरण। अगला आपसे पूछ लेंगे कि कर्मचारी कल्याण क्या है, मतलब जो एम्प्लॉय वेलफेयर है उसके बारे में पूछ लेंगे कि जो कर्मचारी है जो आपका एम्प्लॉय है आप उसके वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि उसकी सैलरी वगैरह बढ़ा सकते हैं, उसको बेनिफिट्स दे सकते हैं, है ना, और भी कई सारी चीजें उनके लिए कर सकते हैं, ट्रांसफर फैसिलिटीज दे सकते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हम देकर उनका वेलफेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चयन की प्रक्रिया और प्रभावी चयन में आने वाली बाधाओं को समझाएं। अब देखिए चयन क्या होता है, सिलेक्शन, है ना। अब आपको सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन की प्रक्रिया को आपको समझाना पड़ेगा कि सिलेक्शन कैसे कैसे किया जाता है, फिर उसमें क्या क्या बीच में बाधाएं आती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए सिलेक्शन से रिलेटेड ना ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हो रहा है सिलेक्शन से जो मैंने आपको पहले समझाया है, तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन में शिकायत प्रबंधन मशीनरी पर एक विस्तार नोट लिखिए। अब देखिए जो मैंने आपको ग्रीवेंस के बारे में बताया ना, ग्रीवेंस यानी शिकायतें, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, इनको कौन हैंडल करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी एम्प्लॉय है उसकी जो भी शिकायतें हैं वो उसको सुनेगी, फिर उस पर एक्शंस लेगी। तो इसके पूरे मशीनरी के बारे में आपको अच्छे से बताना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये वीडियो आसानी से मिल सके। तो वीडियो आपको पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको किस किस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।